अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, जो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिली उमूर शहरियार आफरीदी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत से सवालात उठाए। ये सवाल भी पूछा है कि पीपल्स पार्टी किसकी ज़बान बोल रही है। इसके साथ ही साथ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर समेत पीपल्स पार्टी के कुछ 70 जयाले हैं जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, पीपल्स पार्टी किसकी ज़बान बोल रही है? और देखें, बात यह है कि ये तो एक बड़ा अजीब सी बात है जो की जाती है हर के बारे में कि जी ये गैर मुल्की एजेंट है जिसकी ज़बान बोल रही है। क्योंकि बिलावल साहब ने तो इनका नाम लिए बगैर अटैक किया ना इन पे कि ये जब तक ये हैं तो हुकूमत से कोई, हम पार्लियामेंट के सेशन में भी नहीं जाएंगे। 3 वज़रा के नाम लिए, जो वाज़े होते जा रहा है कि एक शहरियार आफरीदी साहब हैं, दूसरे शेख रशीद चोर की दाढ़ी में उनका खुद ही कह दिया कि मुझे यादी होने में फ़ख्र है, और तीसरे जो हैं वो असद उमर साहब हैं। मेरा ख्याल है कि सईद गनी साहब से पूछते हैं। सईद गनी साहब कल जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उससे कुछ लगता है कि हुकूमत काफ़ी अपसेट है, और वो कहती है कानून को आपने अपनी हाथ में ले लिया। तो ये पीटीआई कह रही है इसने 4 माह तक तकरीबन वहाँ, बल्कि ज़्यादा, ज़िंदगी को मफलूज रखा इस्लामाबाद में। आरिफ साहब, मुझे तो सच्ची बात है बड़ी हैरत हुई जो कल पीटीआई ने इस्लामाबाद में किया है। पहली बात तो यह है कि कोई एहतजाज की कॉल पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं थी। कुछ लोग पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ़ इलाकों से अपनी लीडरशिप के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए साथ आए। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की कभी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी हमने इस किस्म की हुल्लड़बाजी, हंगामाराई, तोड़ फोड़ का काम हमने किया नहीं है। और कल जब तमाम लोग पहुँच भी गए नैब के सामने, तब भी उन्होंने बाहर खड़े होकर वो नारे भी लगाते रहे और जो कुछ करना था वो करते रहे। हालांकि हमारे कई कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया जा चुका था, हम वहाँ खड़े रहे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कल हुकूमत ने क्यों बिला वजह एक तो तमाम रास्ते बंद किए। मुझे ख़ुद बड़ी मुश्किल हुई, काफ़ी जगहों से घूम फिर के मैं वहाँ पहुँचा, और मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों को रोक कर रोकने की कोशिश की गई ताकि लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच ना सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद कुछ लोग नहीं आएंगे। जो इनके जहन में एक चीज़ घुसी हुई है कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है, पंजाब में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, केपी में नहीं है, तो शायद कोई लोग होंगे नहीं। और शायद एक बुनियादी वजह यह भी हो कि इसको सूबा सिंध से निकाल के किसी और सूबे में ले जाने की, जो गैर कानूनी गैर आईनी एक फ़ैसला था, लेकिन शायद ये सोच के किया होगा। तो जब कारकुनान की एक अच्छी खासी तादाद वहाँ आ गई और काफ़ी ज़्यादा वो चार्ज थे, तो हुकूमत ने बिला जवाज़ उनको रोका, उनको गिरफ़्तार किया, उन पर लाठी चार्ज की, और उसके बाद जो सूरत हाल हुई आपके सामने है। तो ये मुझे समझ में नहीं आती बात कि अभी तो सिर्फ एक आगाज़ हुआ है। बिलावल साहब को पहली मरतबा बुलाया गया, असद अली साहब को पहली मरतबा बुलाया गया। ऐसी क्या क़यामत टूट पड़नी थी कि अगर वहाँ पर कुछ 100 या कुछ हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते और खड़े होकर नारे लगाते। लेकिन इसकी ये वजह तो नहीं सईद गनी साहब के जो कल इस्लामाबाद वाला सुन तो रहे थे हम के बंदे बंदे इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल ही तैयारी नहीं थी आपकी, लेकिन ये सिर्फ आपने ट्रेलर दिखाया कि अगर हम इस्लामाबाद में या पिंडी में शो कर सकते हैं, तो अगर जरदारी साहब को गिरफ़्तार किया गया या बिलावल साहब को कुछ किया गया, तो कराची जो कि आपका गढ़ है में इससे बड़ा शो होगा। देखिए यार साहब, ये तो बिल्कुल तय है कि अगर हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो हम उस पर सियासी तौर पर भी उसका मुजाहरा तो करेंगे अपनी ताकत का। हम ये तो नहीं हो सकता कि चुप करके बैठे रहें, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि जब हमें 100% इस बात का यकीन है कि जो कुछ कार्रवाई इस वक्त हो रही है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और उसके कुछ असबाब हैं जिसकी वजह से सारी ये चीज़ें हो रही हैं। और उसका एक बुनियादी वजह यह है कि बिलावल साहब जिस तरह इस हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरह इस हुकूमत की नाअहलियाँ, नाकामियाँ सामने लेकर आ रहे हैं, जिस तरह इनका और जो दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ है उस पर वो बात कर रहे हैं, उससे वो अपसेट हो रहे हैं। मुझे तो हैरत हो रही है, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि पीटीआई अगर ये कहे कि हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, तो मुझे हैरत होती है।
ये वो जमात है जिसने सिविल नाफरमानी की बात की थी। इमरान खान ने लोगों को बिजली और गैस के बिल जमा ना कराने की बात की थी। इमरान खान ने लोगों को कहा कि हुंडी के ज़रिए तुम पैसे भेजो। इमरान खान ने जो कुछ कहा उस पर तो बगावत का मुकदमा बनता है। इमरान खान ने खुद कहा कि जी मेरे कारकुनों के खिलाफ अगर इस्लामाबाद की पुलिस ये करेगी तो आईजी का नाम लेकर कहा था कि मैं तुम्हें अवाम के सामने फांसी पर लटकाऊंगा। और इमरान खान ने खुद जाकर जो इस्लामाबाद पुलिस ने इनके लोग गिरफ्तार किए थे, ज़बरदस्ती छुड़वाए थे। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। और वो अगर हमें आगे कहें कि जी हम जो है वो कानून हाथ में ले रहे हैं। तो सही तो नहीं साहब, ये एक नैरेटिव जिसको आज जो बिल्ली को थोड़ी सी थैले से बाहर आई है, शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि, और जो आम तौर पे असर है, पहले एक तरफ तो कहा जाता है कि नैब से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सिंध से वहाँ पे इस्लामाबाद में मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक तो सारी करप्ट है, गवर्नेंस भी करप्ट है, जितने ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है, और दूसरी तरफ ये कि ये इन्फ्लुएंस करेंगे उनको वहाँ, और जो जाए वारदात है वो वफाक के पैसे बतौर सदर जरदारी साहब ने खाए हैं। तो उन्होंने तो वर्डिक्ट पहले दे दिया, बल्कि यह तक कह दिया, जो ज़बान देखें कि जरदारी साहब करप्शन में PhD हैं गालबन, जी, क्रिमिनोलॉजी में PhD हैं, और ये भी कहा है कि कराची या आसिफ जरदारी साहब का है या पाकिस्तान रेलवे का है, और पाकिस्तान रेलवे तबाह हो चुकी है जब से जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को संभाला है। ये जो बयानात हैं, हाउ टू काउंटर दैट, इसकी भी कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? एक तो मैंने सुना नहीं था इंटरव्यू, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है कि क्रिमिनोलॉजी में PhD की है तो ये एक बाकायदा डिग्री है जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी लेते हैं, और जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं, जो इंटेलिजेंस से वाबस्ता होते हैं या जो बाहर से पढ़ कर आते हैं, ये डिग्री लेकर आते हैं लोग। ये कोई क्राइम करने की डिग्री नहीं है, ये क्राइम को रोकने की डिग्री है। अगर उन्होंने कहा है तो फिर शायद उनकी कम इल्मी है, उनको पता नहीं है कि ये भी एक डिग्री होती है। जहाँ तक बात है केसेस को शिफ्ट करने की, देखें आरिफ साहब, आपके इल्म में सारी चीज़ें हैं कि जो नैब है सूबा सिंध में काम करती है, जो DG नैब है वो पीपल्स पार्टी का तैनात किया हुआ नहीं है, सूबाई हुकूमत का तैनात किया हुआ नहीं है, वो चेयरमैन नैब ही तैनात करते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि जो सूबा सिंध में इनकी नैब की जो पूरी बॉडी है, जो DG है, जो नीचे जो लोग हैं, वो उनके ऊपर इनको एतमाद नहीं है, तो जिस शख्स से ये इस्लामाबाद में या पिंडी में तहकीकात करवाना चाहते हैं उसको भी DG लगाया जा सकता था, जो शायद इनके एतमाद का आदमी होगा। जिन अदालतों में इन मुकदमात का ट्रायल होना है, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जितने जजेस तैनात होते हैं वो सूबाई हुकूमत तैनात नहीं करती है, वो नॉमिनेट करती है हाई कोर्ट। और तमाम सूबों में ये होता है कि हाई कोर्ट की तरफ से वो लोग नामजद होते हैं, सूबाई हुकूमत एक रस्मी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करती है। अगर आपको उन जजेस के ऊपर एतमाद नहीं है तो आप हाई कोर्ट से कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि जनाब किसी और जज को लगा दीजिए, यहाँ जो बैठे हुए सारे वो इस काबिल नहीं है कि उनके पास जो वो केसेस जा सकें। तो इस तरह अगर आप पूरे सूबे में काम करने वाले लोग, हमें तो चले आप बुरा कहते हैं, करप्ट कहते हैं, चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, वो सब एक तरफ छोड़ दें, लेकिन और जो इदारे हैं जो हमारे मातहत नहीं हैं, अगर आप उनके ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको सूबा सिंध के किसी शख्स के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है और किसी किस्म की आप उसके ऊपर भरोसा करके वह मुकदमा चलाने के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद कहा था कि जनाब ये इतना सेंसिटिव इशू है जिसका एहसास इन लोगों को नहीं होता। मुझे कोई एक केस बता दें पाकिस्तान की तारीख में जो जुर्म, जो मुबैना जुर्म है वो किसी एक सूबे में हुआ हो, उसका ट्रायल जो वो किसी और सूबे में किया गया होगा इस बिना पर कि नहीं वहाँ पर हमें लोगों पर एतमाद नहीं है। ये पहली मिसाल है कि इस तरह की मिसालें हमारे साथ ही क्यों कायम करते हैं। जब हम ये बात करते हैं वो कहते हैं सूबाइयत की बात करते हैं। भाई हम अपना हक कहते हैं जो आइन और कानून ने हमें दिया है। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो करना है, जजेस अपनी मर्जी के लगा दो, DG अपनी मर्जी का लगा दो, लेकिन कम से कम आइन और कानून का मजाक तो ना बनाओ ना। पीपल्स पार्टी वालों के साथ बुग़्ज़ और नफरत का इजहार इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इनको सजा देने के लिए, इनको कोड़े मारने के लिए, इनको फांसी चढ़ाने के लिए हम आइन और कानून को भी एक तरफ फेंक देंगे और हम किसी और तरह से उनके खिलाफ ट्रीट करें। आपकी जो हुबुल वतनी है, बल्कि आपकी भी और PMLN की भी, दोनों को बारे में कहा जाता है कि ये मोदी की ज़बान बोल रहे हैं या बोलते थे। आपके बारे में तो कहा कि बिलावल साहब बोल रहे हैं, तो ये कौन सी ज़बान है जो मोदी की आप बोलते हैं? गनी साहब,
अच्छा, एक तो आरिफ साहब देखें, जो चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा है वो बात कर रहे हैं दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर उन्होंने शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। अच्छा, इन कलदन तंजीमों पर पहले भी पाबंदियां लगी और इस मरतबा फिर मौजूदा हुकूमत ने खुद ये इनके जो असासे थे वो भी जब्त कर लो, इनके जो इदारे थे वो भी टेक ओवर कर लो, इनके जो लोग थे उन पर भी पाबंदी लगा, खुद की है ना उन्होंने। इसका मतलब ये है कि उनकी जो कार्रवाइयाँ हो रही थी या जो जिस तरह वो काम कर रहे थे वो मुल्क के मफाद में नहीं थे। बिलावल साहब भी वही चीज़ें कह रहे हैं। कहते ये हैं जो हालात हैं, कौमी सलामती के मामलात हैं, इन हालात में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से ऐसे बयानात आना आप समझते हैं इस वक्त में दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त अगर मुल्क में कौमी यकजहती की ज़रूरत है तो उस कौमी यकजहती को लीड करना प्राइम मिनिस्टर का काम है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को साथ बिठाएं और किसी तरह से दुनिया को ये मैसेज दें कि हम उनके साथ हैं। जब ये भारतीय जारियत का वाक़या हुआ तो अपोजिशन ने खुद बढ़ के ये सारी चीज़ें की और यही बात बिलावल साहब ने असम्बली में अपनी तकरीर में भी दोहराई। भाई, हम तो सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप अगले दिन खड़े होकर गालियाँ देना शुरू कर दें और आप ये कहेंगे कि हम गालियाँ भी सुनते रहें और फिर आपके पीछे खड़े, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करें, अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं मोदी से बात करने को तैयार हूँ, मैं दहशतगर्दों से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इन सियासी लीडरों से बात नहीं करूँगा, तो फिर ठीक है, ना करें बात। आप फिर आप चला लीजिए अपनी पार्लियामेंट भी और चला लीजिए अपना निज़ाम भी जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। अच्छा सईद गनी साहब, ये इसी से मुंसलिक सवाल ये है कि बिलावल साहब मुसलसल ले कहे जा रहे हैं कि 3 वज़रा जो हैं उनके जहादी तंजीमों से राब्ते और तल्लक हैं और जब तक उनको फारिग ना किया जाए वो जो पार्लियामेंट का एक इजलास हो रहा था पार्लियामेंट्री लीडरों का नेशनल एक्शन प्लान पे, उस पर भी नहीं जाएंगे। तो ये बताएं कि इन दोनों बातों का क्या तल्लक है? आखिर नेशनल एक्शन प्लान तो एक सब पीपल्स पार्टी, PMLN, आप सब खुद PTI इसमें शामिल रहे हैं। या तो आपकी रिजर्वेशन वो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में जिनकी एक्सटेंशन दरकार है, तो दूसरे ये है कि जो आप ये 3 वज़रा के नाम लेते हैं, नाम ही नहीं लेते, उनका नाम लेके बताया ना कि किसने क्या किया है, कहाँ पे कोई चार्जशीट तो सामने लाए। मेरा ख्याल है कि जितनी बातें बिलावल साहब ने कर दी हैं उसके बाद नाम लेने की ज़रूरत रह नहीं जाती है। असल आप इशू कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे बिलावल भुट्टो साहब अभी से नहीं, जब PMLN की हुकूमत थी तब से वो मतवातर ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत उस पर उसके जो स्पिरिट है उसका उस पर उसके मुताबिक अमल नहीं कर रही है और यही सबब है कि मुल्क के हालात हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं और दुनिया आपको शक की नज़र से देख रही है और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों से आपके ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं और आपको थ्रेट्स दिए जाते हैं। अगर आप दुनिया की चीज़ों को जो दुनिया की तरफ से आपके ऊपर दबाव है उसको महसूस नहीं करेंगे और अपनी नीयत ठीक नहीं करेंगे इन चीज़ों के मुतालिक, तो ये मसाइल आपके साथ रहेंगे। अब अगर आपका एक वज़ीर जिसकी वीडियो वायरल है, सारी दुनिया ने देखी है, ये बैठ के कहेगा कि PTI की हुकूमत में होते हुए इनके ऊपर कोई माई का लाल जो है वो पाबंदी नहीं लगा सकता, हमने तो नहीं कहा है, वज़ीर नहीं कहा है उनके किसी ने। अगर दूसरा वज़ीर जो है वो इलेक्शन से पहले मर्जर करवाता रहेगा एक ऐसी तंजीम के साथ जिसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, तो ज़ाहिर है दुनिया कैसे यकीन कर लेगी कि आप उस वज़ीर की मौजूदगी में जो है आगे बढ़ सकते हैं। शेख रशीद साहब का आपने खुद कहा कि वो किसी से ढकी छुपे नहीं है उनकी बातें। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही, उसमें शेख रशीद साहब का नाम भी लिया है। अब अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हों, वो लोग आपकी काबीना में मौजूद हों और फिर साथ साथ आप ये कहें कि हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करना चाहते हैं उसकी बिल्कुल सही स्पिरिट में, तो कोई शख्स मानेगा नहीं। अगर आप अपनी काबीना से ऐसे गुजरा को अलग करें, दुनिया को एक मैसेज दें कि जी जिन लोगों के रवाबत, जिन लोगों के ताल्लुकात थे, जिन लोगों की सोच उनसे मिलती है, हमने उनको अलग कर दिया, तो शायद दुनिया बेहतर तरीके से आपके बातों पर यकीन करेगी। और ये जो बात बिलावल साहब कह रहे हैं ये मुल्क के मफाद में, ये हुकूमत के मफाद में। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिलावल साहब ने खुद भी कहा कि ऑपोजिशन में भी ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं। नहीं, आज वज़ीर आज़म ने मीडिया से ब्रीफिंग करते हुए इस बारे में कुछ कहा, वो उससे मुतालिक भी निज़ामी साहब आपसे जानेंगे। और जो आसिफ ज़रदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, क्या मुत्तहिदा अपोजिशन कोई मुत्तहिदा मज़ाहमत की जानिब भी जा रही है? लाहे अमल को कोशिश करते हैं जी, लाहे अमल उससे मुतालिक भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, माजी में भी हमने देखा है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहाद रहे हैं वो पायदार और देर पा नहीं रहे हैं।
लेकिन आज जो मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, आपको क्या लगता है मुत्तहिदा अपोजिशन अब मुत्तहिदा मज़ाहमत की तरफ भी जा रही है? ये मौलाना फजल रहमान तो नेशनल एलाई हैं पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी की। ये पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी बड़े करीब रहे हैं, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी लगाया था उन्होंने, लेकिन अब बड़े बेताब हैं आजकल। तो सईद गनी साहब ये बताइए कि ये कोई ऐसी बसात बिछाई जा रही है कि वक्त ज़रूरत या टाइमिंग खुद चूज़ करके आप कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई पार्लियामेंट से बाहर भी मुज़ाहमती तहरीक चलाएँ? साहब, जिस तरह इस वक्त हुकूमत ट्रीट कर रही है अपोजिशन को, जिस तरह कुछ इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत जो अपने गवर्नेंस में नाकाम है, मईशत उनसे संभल नहीं रही है, जो खारजा पॉलिसी है वो उनसे संभल नहीं रही है, मुल्क के अंदर इनके अपने मामलात बहुत ख़राब हैं, और अपोजिशन के साथ भी जो रवैये उनके आप देख रहे हैं कि वो नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस गर्दी कर रहे हैं, और सारी अब वो उस पर अपोजिशन चुप करके तो नहीं बैठ सकती है। जिस तरह भी अब फैसल बता रहे थे कि जो कभी कोई लॉन्ग टर्म में चीज़ें ठीक नहीं रहती मुख्तलिफ जमातों की, तो ये तो देखें अलग अलग हम सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते रहे हैं और शायद आइंदा भी लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर कुछ इशूज़ पर इत्तफाक हो जाता है तो फिर उस पर मुतफ़िका लाएअमल भी कोई बनाया जा सकता है। तो आजकल जिस तरह हुकूमत जिस तरफ हालात को लेकर जा रही है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ नामुमकिन हो कि उसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट करने के लिए शायद तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएं और एक लाएअमल बनाएं कि किस तरह इस हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है। लेकिन ये अब्बासी साहब ने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट उठाया कि पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान कभी कोई देर पा नहीं रहा जो इत्तेहाद या इलाक़ है, उसमें शायद आपका कम कसूर हो। मियाँ नवाज शरीफ की अपनी एक ख़ास रिजर्वेशन होती है, शहबाज शरीफ साहब के अपने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप ये एक डिपेंडेबल एलाय है इस वक्त PMLN, आपका ख्याल है? नहीं, देखें, मैंने से अभी कहा ना कि मुमकिन है आगे चलकर फिर दूरियां हों और इंतखाबात में फिर अलग अलग हों, मुख्तलिफ इशूज़ पर हमारा मुख्तलिफ ओपिनियन हो, लेकिन अगर जिन चीज़ों पर इत्तफाक है तो उन चीज़ों पर तो आगे बढ़ा जा सकता है। जिस तरह अभी अगर आप देखें पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफाक हो जाता है, कई चीज़ों पर नहीं होता, तो जिन पर हो जाता है वहाँ साथ चलेंगे। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हुकूमत की मुखालफत में या हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए या हुकूमत की जो नीयत है अपोजिशन को जिस तरह वो दबाना चाहते हैं, ज़बानबंदी करना चाहते हैं, मीडिया के ऊपर जो पाबंदी लगाई हुई है गैर एलानिया तौर पर, उस पाबंदी को ये मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों पर तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और उस पर मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी में, नून लीग में या दीगर अपोजिशन की जमातों में कोई इख्तलाफ है। नहीं, ये तो फिर सईद साहब नज़रिया ज़रूरत के तहत आपका इत्तेहाद भी होगा और आपका इत्तफाक भी होगा। हाँ, ज़ाहिर है, ज़ाहिर है मेरे ख्याल से। सियासी जमातों के जो इत्तेहाद होते हैं, सियासी जमातों में जो आपस में इत्तेहाद या अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़रूरत के मुताबिक ही होती है। ज़ाहिर है कि हमारा कोई वो रोमियो जूलियट वाला फिर तो नहीं है कि हम उनके इश्क में मरे जा रहे हैं या वो हमारे इश्क में मरे जा रहे हैं। नहीं है वो एक। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने अभी कुछ एडिटर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, इनकी किसी मुल्क में गुंजाइश नहीं होती और हम भी इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो तो बड़े क्लियर हैं इस मामले में। लेकिन साथ ही बिलावल साहब 3 वज़ीरों का नाम लेते हैं, तो क्या ये कोई दो अमली नज़र आती है आपको, या आप कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद इनके बड़े मुरब्बी रहे हैं माजी में? जब जो पॉलिटिकल लीडर हो या किसी मुल्क का सरबराह हो, हुकूमत का सरबराह हो, वो खौफजदा होगा कुछ तंजीमों से या ऐसे लोगों से, तो वो फैसले नहीं कर सकता है। और इमरान खान साहब एक, मुझे शायद लोगों को बहुत बुरा लगेगा, एक बहुत सियासी लीडर हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत और करेज नहीं है कि वो इतने बड़े सख्त फैसले कर सकें। अब कुछ हालात हैं, दुनिया का दबाव है, वो बातें ज़रूर ऐसी कर रहे होंगे। जो हम बात कह रहे हैं, जो बिलावल साहब कह रहे हैं, कि वो उसका सबब यही है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत और करेज नहीं है। इनके अंदर लोग ऐसे बैठे हैं जो किसी न किसी तरह से एक तरफ कोई एक्शन होगा, दूसरी तरफ जाके हाथ बांध दें, उनको समझाएंगे कि भाई हम तो कुछ नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से हमारे ऊपर दबाव है, ये हमें कह रहा है करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन हम तो तुम्हारे ही दोस्त हैं। तो ये जब तक उनकी जो साफ नीयत है उसका वो खुलकर इजहार नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को जो उनके राब्ता कार है उन तंजीमों के साथ, उनको अपने आप से दूर नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि खान साहब की ऐसी बातों से उन पर कोई यकीन करेगा। अच्छा गनी साहब, आज एक बिलावल साहब ने बड़ी ट्वीट की है तंज़िया सी कि जी आलमी दिन है कठपुतलियों का, तो इमरान खान साहब को मुबारक हो।
तो ये बार बार ये शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी कहते हैं बेनामी वज़ीर आज़म। तो ये क्या इसकी क्या किस लेवल ऑफ डिबेट इतना नीचे तो नहीं आना चाहिए? आरिफ साहब, बात ये है कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन खुशकिस्मती है बदकिस्मती से मेरा ताल्लुक़ कराची से, और कराची के इलेक्शंस मैंने जब माहौल शुरू हुआ तब से लेके पूरे देखें आखिर तक, तो किस तरह ये जीते हैं। इनके लोगों को तो मतलब तीसरे चौथे नंबर पे आने का भी यकीन नहीं था, और इनके जितने लोग जीते उसमें कई तो हमारे पास टिकट लेने आए थे, जिनको हमने कहा था हमारे पास जगह नहीं है, हम आपको टिकट नहीं दे सकते हैं वो मजबूरी में पीटीआई के टिकट पे लड़े और जीत गए। और इलेक्शन जिस दिन शाम को वोटें ख़त्म हो गई उसके बाद भी इनके कई लोग जाके घरों पे सो गए थे। इनको नींद से जगाया गया कि जाओ जनाब आप जीत गए, जाके रिजल्ट ले लो। तो इस तरह से जो लोग असम्बलियों में आए हों, जो हुकूमतों में आए हों, उन्हें आप सिलेक्टेड ही कहेंगे, उन्हें आप बेनामी ही कहेंगे, उन्हें आप कठपुतली कहेंगे। अब जब वो खुद अपने फैसले ना कर सकते हो, लेकिन वो चलाया सईद कहीं और से साहब जाता हो, एक सवाल जो पीपल्स पार्टी पे उठता है, 52 साल की आपकी जिद्दोजहद है 1967 से लेके आज तक, इससे पहले भी लीडरशिप रही है पीपल्स पार्टी की, लेकिन इस तरह की सतही ज़बान इस्तेमाल करना आप समझते हैं इतनी बड़ी जिसकी सियासी जिद्दोजहद हो जिस जमात की, उसकी लीडरशिप को ज़ेब देता है? देखिए, मैं खुद ज़ाती तौर पे, मैं किसी और की तरफ बात नहीं करूँगा, मैं ज़ाती तौर पे बड़ा नामुनासिब समझता हूँ बाज़ औक़ात जो अल्फाज में इस्तेमाल कर जाता हूँ, लेकिन हम क्या करें, इनकी समझ में वो कोई ज़बान आती नहीं है। मतलब मैंने किसी से शेयर नहीं किया, और मुनासिब ही नहीं लगती बात कि हम कहीं एक मीटिंग में कोई बात करें और मैं किसी से शेयर करूँ, लेकिन मैं आपको उसका जो क्रक्स है वो बता देता हूँ कि मैंने इनके किसी लीडर से कहा कि जी देखें, बात यह है कि आप जिस किस्म के अलकाबात हमारी लीडरशिप के साथ जोड़ते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं, वो अब ना किया करें। मजबूरन फिर मुझे भी वो कहना पड़ता है जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। आप तनकीद करें, आप इल्ज़ामात लगाएं, आप जो कहना चाहते हैं कहें, उसमें कोई हमें गिला नहीं है, हम उसका जवाब दे दिया करेंगे जिस तरह आप बात करेंगे। लेकिन ये जो आप बिलो द बेल्ट जाते हैं वो ना जाएं। उन्होंने मुझे कहा जी मैं तो जाऊँगा। अब जब ये सामने से जवाब हो कि वो खुशी से बिलो द बेल्ट जाना चाहते हो, उस नैच पे पहुंचना चाहते हो जिस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर एक शख्स आपको सुबह शाम गालियां दे रहा हो तो अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो बर्दाश्त करेंगे, छठे दिन जो गाली वो दे रहा है उसी गाली में उसको समझाएंगे कि शायद वो समझ जाए, और यही जबान इनकी समझ में आती है। बिल्कुल ये हम करना नहीं चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जब ऐसी बात करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इनकी समझ में नहीं आती बात। ठीक, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब, जो सियासी अखलाकियात हैं आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बिलावल साहब ने भी ट्वीट किया, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि मरियम और बिलावल अब्बू बचाने निकले हैं। तो इस तरह के आपने तो बहुत से सियासी अदवार खैर देखे हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ा अलार्मिंग है। इस कौम की नफ्सियात पे बड़े मनफी असर हैं इसके। देखिए, अब तो ऐसे होता है कि मेरे ख्याल से इन लोगों ने ऐसे लोग रखे हुए हैं, तर्जमानों ने और दूसरे लोगों ने, सियासतदानों ने भी, जो उनको नए नए फ़िक्रे जो हैं चुस्त करके देते हैं। और लेवल ऑफ डिबेट बड़ा पस चला गया। ठीक, लेकिन इसमें मैं सईद गनी साहब से किसी हद तक इत्तफाक करता हूँ कि ये गाली गलोच, ठट्टेबाजी, फ़िक्रेबाजी, ये ज़्यादा ये पीटीआई का ही खासा है। हुकूमत में रह के उनको मेरा नहीं ख्याल के ये इसका कोई स्ट्रीट पॉलिटिक्स वाला अंदाज छोड़ना होगा, हुक्मरानी करनी होगी। शेख रशीद की बयान ज़बान कितनी आमियाना होती है कि जी बिलावल जो है उन्होंने कहा जी वो रहेगा ही नहीं। वो बाद में मेरे ख्याल क्लैरिफिकेशन आई है, पॉलिटिकली एलिमिनेट होने की बात की उन्होंने। क्यों ऐसी बात करें आप? अब जाहिर है जिस बात में अभाम और ज़ूमानी बात क्यों करें। अच्छा, फिर उन्होंने और भी बिलावल साहब के बारे में खासी वो बातें की हैं, खासी बातें की। निज़ामी साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो आज एडिटर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की हुई है उसके अंदर क्या गुफ्तगू हुई है आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में वेलकम। निज़ामी साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब ने मुलाकात की है एडिटर्स के साथ, और क्या खबरें हैं, क्या गुफ्तगू हुई है और जो हालात चल रहे हैं? दिलचस्प बात बताऊँ आपको जी। उन्होंने कहा कि ये जो मैं मीडिया से इंटरेक्शन करता हूँ ये ब्रॉड बेस्ड होता है और मैं वेलकम करता हूँ हर किस्म के सवाल। अच्छा, लेकिन आज की जो ब्रीफिंग की एक जो नवाया बात है, उन्होंने कहा कि
भारत का ख़तरा टला नहीं है, अभी मुसलसल है, और जब तक ये मोदी के इलेक्शन नहीं होती है खतरा रहेगा, मंडलाता रहे। लेकिन उन्होंने एक इंकशाफ किया कि भारत ने यानी बालाकोट का तो हमला हुआ, उसके बाद भी कई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करने की कोशिश की या इब्तदा की, जिनको पाकिस्तान ने प्रीएम्प्ट कर दिया। ये मेरे ख्याल से इसका मतलब है कि जो ये फ़्लाइट्स डाइवर्ट की जा रही हैं और जो बाकी चीज़ें, पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि अभी हमें फुल अलर्ट पे, रेड अलर्ट पे रहना पड़ेगा। ठीक। इसके अलावा खान साहब ने एक और बड़ी कहा कि खुशखबरी चंद हफ्तों में, 3 हफ्तों में आने वाली है कि एक कंपनी एक्सॉन एक्सन मोबिल जो है वो ऑफ शोर ड्रिलिंग कर रही है, और उम्मीद करते हैं हम कि काफ़ी तेल निकलेगा, निकल आएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये दोनों बातें जो हैं बड़ी हौसला अफजा हैं। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। जो मौजूदा सियासी हालात हैं, बिलखुसूस से जो इल्ज़ाम पीटीआई पे लग रहे हैं कलअदम तंजीमों को लेके, इससे हाँ, इन बारे में कलअदम तंजीमों को उन्होंने कहा कि मैं तो समझता हूँ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए इंतहा पसंदों के लिए, कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में उसके लिए। ठीक, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इस्लामी तंजीमें, इनको यानी एक तो ना एक बैन करना होता है, एक होता है उनको ख़त्म करना। तो ये जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से तो वैसे चीज़ें हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ कि इनको ख़त्म तो और तरीके से किया जाता। ख़त्म से मुराद है फिजिकली नहीं, लेकिन उस सोच को डाइवर्ट करना है। तो वो कहते हैं कि हम इस तरफ अब तवज्जो देंगे। वो जो काउंटर नैरेटिव की बात है नेशनल एक्शन प्लान में, ज़रा उससे मुतालिक। जी, या नैरेटिव या बयानिया, जिसको बड़ा आपको पता है बड़ा लफ्ज़ बयानिया, हर एंकर बयानिया, भाई बयानिया कि हर चीज़ बयानिया। हाँ, वो असल में ये बयानिया जो है, ये मरियम नवाज साहिबा ने पिछले कुछ सालों में इसको दवाम बख्शा है, फिर ये ज़बान ज़द आम हो फिर एक और बात जो इमरान खान ने कही कि जो एक सादी सूरत हाल है, इसमें बड़ी शिकायत की जाती है कि जनाब बहुत कसाद बाजारी है, बिजनेसमैन डीमोरलाइज्ड हैं, नैब की वजह से हैं, कुछ और मामला आते हैं, हुकूमत की कोई कल सीधी नहीं है। उन्होंने कहा देखें, बात यह है कि ये जो पुराने दौर में बिजनेस एज यूजुअल थी, ये नहीं हो सकती, एक्सपेंडिचर कट लगेंगे। ठीक। और जनाब हमें जिस उन्होंने मिसाल दी कि बरतानी वज़ीर आज़म जब डेविड कैमरून आए तो इतनी हालत ख़राब नहीं थी पाकिस्तान की, इसके बावजूद उन्होंने बड़े कट्स लगाए। एक बात यह की। खान साहब ने दूसरी ये बात की कि जो FBI है, इसको अब हमने एक कलेक्शन और एक पॉलिसी अलग कर दी है, लेकिन हमारा पूरा जोर जो है इस चीज़ पे है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। यकीन आपको पता है कि काफ़ी शर्मनाक है पाकिस्तान में जो टैक्स टू GDP रेशियो बहुत कम है। और दूसरा ये जो बात तो खान साहब ने कर दी है, लेकिन FBR एक ऐसा वो भेड़ों का छत्ता है निज़ामी साहब की, जिसमें जब हाथ डालेंगे तो वो उसको देखना बात ये है कि उन्होंने यहाँ फिर एक सादी सूरत हाल के हवाले से वो जो, इसलिए मैंने जिक्र नहीं कि वो नई बात नहीं, वो तो इनकी मंत्र ही है ना कि जी पुरानी हुकूमत बड़ा गर्क कर गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। इससे पहले असद उमर साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा था कि हम टैक्स अथॉरिटी बना देंगे। हाँ, लेकिन एक और बात उन्होंने जो बड़ी ज़रूरी है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो 19 अरब डॉलर तक पहुँच गई। और मतलब है कि उसमें से 9 अरब डॉलर जो है वो पिछली हुकूमत ने सिर्फ रुपये को जाली तौर पे फ्रीज किया हुआ था, जो रोका हुआ था रुपये डॉलर रेट को वो करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते की हमारे पास एक्सपोर्ट्स के पैसे रह गए थे इंपोर्ट्स के ज़्यादा, यानी ये हाल था हमारे रिजर्व्स का। अब अल्लाह का फजल है और अब हालात ऐसे हुए उनके मुताबिक कि उसकी वजह से IMF से हमें बड़ा अच्छा पैकेज जो है वो मिलने जा रहा है। ठीक ठीक निज़ामी साहब, ये जो इकनॉमिक, खैर खान साहब ने अपना मौका बयान किया है, लेकिन हक़ाइक़ आपको भी पता है कि ज़मीनी हक़ाइक़, एक अवाम की परसेप्शन, फिर जो इस शोबे के माहिरीन हैं उनकी परसेप्शन अभी तक उतनी जी हाँ, लेकिन तसल्ली बख्श ये नैब का भी जिक्र हुआ आज। अच्छा, नैब से उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मैंने वो जहाज़ इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर। उन्होंने कहा भाई हेलीकॉप्टर मुझे भेजते थे KP के चीफ मिनिस्टर, 22 लाख रुपए उस पर खर्च हुए, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ की तरह
45 करोड़ रुपए जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर प्लेन पे नहीं खर्च, 45 करोड़ ही है मेरा ख्याल है यही। ये अभी अबहम है, वैसे इसमें इंक्वायरी तो हो रही है, नैब ने इसको भी इंक्वायरी हाँ, तो लेकिन खोल उन्होंने दी 45 करोड़ का जो फिक्र है ना उन्होंने कोट किया। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मेरे ख्याल रेलेवेंट है आज के हिसाब से, वो आपको पता है ना कि बुज़दार साहब जो हैं, है। जी जी, आज वो गए हैं, छांगा मांगा भी गए हैं उन्होंने। अब ये और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि वो मीडिया ने सबसे ज़्यादा तनकीद मुझ पे की है। और वो पैकेज वापस हो गया, वापस हो गया। अब ये उस इसमें पे नजरसानी हो गई। नजरसानी ये हो गई। छांगा मांगा की बड़ी तारीख है, आपको पता मालूम जी है जी, ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब वहाँ ये बात जो है, और ये भी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा समझा जाता है उसको। अब वो वापस होगी, लेकिन इमरान खान साहब ने आज इन रूमर्स को थोड़ा सा क्वाश किया। उन्होंने कहा बुज़दार साहब जो हैं, मैं तो उनको सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ कि एक मिडिल क्लास गरीब आदमी जो है वो पंजाब सबसे बड़े सूबे की सरबराही करे, बजाय कि सिर्फ कोई मोरूसी सियासतदान करे या कोई अशरफिया तबके के, जिस तरह शहबाज शरीफ हैं या अशराफिया करे। सिंध में वो थे इस्टेब्लिश पॉलिटिशियन थे, कायम अली शाह, और अब तो वो कहते हैं कि मतलब अभी लगता है कि वो उनका दिल नहीं भरा अपने नाला हैं, नाराज हैं, सख्त नाराज हैं बुज़दार साहब से। अपने वसीम अकरम प्लस से। लेकिन इसमें निज़ामी साहब ये भी तो हो सकता था कोई ऐसा शख्स लाया जाता कि जो इससे पहले कम से कम कोई मुशीर वज़ीर रहा होता, उसको कम से कम उतना तजर्बा तो होता। ये भी एक सवाल है। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट आज निज़ामी साहब हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने अपना पहला सो मोटो लिया है, और जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब की मुबैना ख़ुदकुशी है उसको लेकर अब इसकी तहकीकात होंगी। अच्छा, इससे पहले कि आप जाए, मैं एक जो उन्होंने बात की ना कि हुकूमत को कट डाउन करना है इमरान खान ने, उसमें उन्होंने एक मिसाल दी कि एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में 900 एम्प्लॉइज़ थे, उसमें जो क्वालिफाइड थे वो कितने थे काम करने के काबिल? 35। अच्छा, मतलब आप अंधेर नगरी देखें। ये वजह बाय द वे ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं मुझे भी याद है वहाँ जब APP की आप बात कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जितनी करप्शन है ना माजी में, आपकी नहीं मैं कह सकता, और इसको सफाई करनी चाहिए। अब आपका सवाल आ गया ब्रिगेडियर असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी। ये पहला सुओ नोटिस, जी बिल्कुल, और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नोटिस लिया जाए, और इसकी बड़ी फार रीचिंग मुराकात हैं या इम्प्लीकेशन हैं, समझ लें कि ये अभी अदालत उज़्मा इसका कैसे डिस्पोज करती है, लेकिन इसके अंदर जो जब ये केस चलेगा तो इस केस के ज़रिए नैब का सारा कच्चा चट्टा जो है वो बाहर आ जाएगा। जो नैब से शिकवे शिकायतें, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर इसकी तहकीकात सही मानों में होती हैं तो वो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ऐसी, ये नहीं कि यार वो मैं गया था तो सड़क पे पानी बहुत ज़्यादा था तो सुओ मोटो नोटिस ले लें जी आप, वो तो इस तरह की चीज़ों का नोटिस लेते थे ना सुओ मोटो। इन्होंने ये सोच समझ के सुओ मोटो का सही इस्तेमाल किया है, क्योंकि आज जिस तरह खान साहब से वहाँ भी सवालात हुए हैं, नैब के मामलात जो हैं उनकी तो होनी चाहिए ना सही माने में। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक ब्रिगेडियर जो कि ISI में भी सर्व करता रहा है, जो काबुल में हमारे सफारत खाने में भी रहा है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। और इल्ज़ाम क्या था कि आपने प्लॉट एक मनसूख अलॉटमेंट को दोबारा से आपने जी अलॉट कर दी, ये उन पे इल्ज़ाम था। तो नैब ने जो अपने ज़मीन वो मिला देते हैं कलाबे कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये नैब का भी कोई ये जो एहतसाब करने वाले हैं इनका भी कोई एहतसाब होना चाहिए उस पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और वो जो कुछ इत्तलात थी निज़ामी साहब के, उनकी जो ख़त के बाद जो बातें खुली जो सामने आई कि वो कह रहे थे रवैया बड़ा हद तक आमेज़ होता था। रवैया का तो हाल ये है कि आपने देखा होगा कि वो एक जो थे वो नैब में जो मुलजिम थे प्रोफेसर वो फौत हो गए। जी जी, उनकी डेथ होगी, उनको हथकड़ी में पेश कर दिए गए ना उनकी, बल्कि डेथ के बाद भी हथकड़ियाँ उनको लगी रही। आप प्रोफेसर साहब तो जिक्र कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर का। जी जी, आई थिंक मुजाहिद समथिंग, मुजाहिद कामरान उनका नाम है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, न्यूजीलैंड के वाक़े पे OIC ने हंगामी इजलास तलब किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले जो OIC का इजलास था उसमें UAE में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी नहीं की।
अलामती नुमाइंदगी थी, उस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को जाना चाहिए था वो नहीं गए थे। जो इस वक्त हालात बन चुके हैं न्यूजीलैंड के सानहे के बाद, और फिर वो इस्लामिक फोबिया की जो बातें होती थी, आप समझते हैं कि ओआईसी अपना कोई किरदार बेहतर तरीके से माजी से हट ये के देखें, अदा कर बड़ा सकती है? एक अलमिया ये कि इस वाक़े की ज़्यादा मजम्मत यूरोप और ख़ुद न्यूजीलैंड और अमेरिका में आम आदमी, लेकिन वहाँ जो इस्लामिक फोबिया और इंतहा पसंद है, आप उसको समझ लग पड़े वो लोग कि जो वाइट सुपरमैशिज्म है ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। अच्छा, ये फिर जन्म और देखिए देखिए उठा रहा है ये। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है खातून जो, उन्होंने किस अंदाज से उनसे इस मामले को टैकल किया। तो अगर ओआईसी इस मामले में बहुत पीछे रहा है, अब देखें कोई करारदाद के अलावा कोई अमली चीज़ भी करते हैं नहीं। ठीक है, ओआईसी जो है उसके तारीखी लिहाज से काफ़ी सवालात रहे हैं। जिस मकसद के लिए वो बनाई गई थी उसको लेकर शायद बहुत से लोगों का, माहिरीन का ये कहना है कि वो अपना किरदार उस तरीके से अदा नहीं कर सके। निज़ामी से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।